टेक्सटाइल में दिक्कत यही है कि कॉटन प्राइसेस एक तरफ नरम हो जाए वो एक पॉजिटिव है, लेकिन इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो दरअसल कुछ इम्पैक्ट खा सकता है ग्लोबल चिंता और ग्लोबल क्राइसिस की वजह से। अच्छा, ग्लोबल की बात हो रही है तो एक बार आपके लिए लेकर आते हैं डाउ फ्यूचर्स का हाल। दरअसल शो से पहले जब हम तैयारी कर रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स 141 पॉइंट नीचे था, अब जो इशारा है वो 190 अंकों की गिरावट। नैस्डैक तब 100 पॉइंट नीचे था, 140 पॉइंट नीचे। S&P तो वैसे भी कमजोर चल ही रहा है, तो ये कमजोरी बढ़ती हुई और कमजोरी इसी के साथ साथ भारतीय बाजार में भी थोड़ी सी और मैग्नीफाई हो गई है। 16,890 के स्तरों पर इस समय ट्रेड देखने को मिला है, तो दिन की ऊंचाई से हम करीब करीब 150 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। याद रखिएगा 825 आज का लो है, उसको होल्ड करना जरूरी है वरना स्थिति बिगड़ सकती है। 37,825 निफ्टी बैंक का लो, और निफ्टी बैंक भी इस समय आपकी स्क्रीन पर आएगा 37,899 पर इस समय आ चुका है। ये भी ऊपरी लेवल से 450 पॉइंट के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। एक बार रुपए का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि रुपए ने आज 81.93 तक के लेवल्स दिखाए थे और उसने दरअसल चिंता बढ़ाई है। वही लेवल्स पर इस समय ट्रेड। दीपन मेहता को जोड़ लेते। दीपन, आफ्टरनून। सिचुएशन गंभीर होती हुई और हमारे इंटरनल से ज्यादा ये डॉलर इंडेक्स, ये रुपये में करेक्शन और ऑफ कोर्स यूएस में जो सेल साइड्स की पोजीशन लगातार एक्टिव हो रही है वो ज्यादा भारी पड़ने लगी हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए? भारतीय इन्वेस्टर्स कितना इग्नोर करें ग्लोबल सिचुएशन को? गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कम से कम 15-20 साल में कई बार ऐसी क्राइसिस आई है मार्केट्स में। 2000 में नैस्डैक का जो पूरा बबल था वो क्रैश हो गया था। फिर 2008 में वी हैव सीन दी लेमन ब्रदर्स क्राइसिस। 13-14 में देयर वाज अनदर क्राइसिस। यूरोप में कई बार सॉवरेन डेट से लेके क्राइसिस आई है मार्केट्स में। सो दिस इज नथिंग न्यू। आई थिंक इन्वेस्टर्स जो पिछले कुछ सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे हैव टू टेक इट इन देयर स्ट्राइड दैट ग्लोबल मार्केट्स में जब भी कुछ भी ऐसे खराब समाचार आएंगे और देयर विल बी सम क्राइसिस ओवर देयर, अवर मार्केट्स विल डेफिनेटली गेट इम्पैक्टेड। पर अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो जब भी ये ग्लोबल क्राइसिस या ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी मार्केट्स में बिकवाली आई है, इन 6 to 12 months आफ्टर दैट द मार्केट्स हैव रैलीड सिग्निफिकेंटली एंड इन्वेस्टर्स हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि ये जो खराब पीरियड है, ये जो सिचुएशन है, आप उसको राइड आउट कर दीजिए। जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड और ज्यादा कुछ बहुत ही ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दीज डेज ऑल्सो विल पास एंड यू विल सी वेरी गुड टाइम्स वंस ग्लोबली द मार्केट सेटल डाउन एंड दिस एंटायर प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, वॉर, कमोडिटी प्राइसेस, ये एक बार सेटल हो जाएगा, then I think we will be a best outperforming market in the world and we can expect to get a lot of foreign inflows. बहुत ईज से कहा, जस्ट राइड इट आउट, स्ट्रेस मत लीजिए। ऐसे दिन आते हैं और इस डिप का शायद फायदा उठाना चाहिए। तो दीपन बताइए, आपने हाल फिलहाल कोई एक ऐसा सेक्टर है जहां पर एक्सपोजर बढ़ाया हो, जहां पर निवेश और ज्यादा शुरू कर दिया है? इस डिप का फायदा आप कैसे उठा रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली वी आर मोर और लेस फुली इन्वेस्टेड, इसलिए ऐसा कुछ खास फायदा तो लिया नहीं है मार्केट्स में। बट आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड जनरली रिमेन ओवरवेट इन बैंक्स, in auto sector, consumption oriented themes like retail, entertainment, building material, appliances. I think जो upcoming festive season है, that will be a very good one for Indian economy. और ये एक investment theme जरूर से आप follow कर सकते हो और उसमें फायदा ले सकते हो। There's also real estate which is doing very well. So on the whole, I think अगर आप देखेंगे तो underlying Indian economy के fundamentals और जो corporate profits है, they are pretty much strong. Yes, of course, there will be some impact of demand on exporters और रुपये की बढ़ने की वजह से local importers को भी थोड़ा उसका नुकसान आ सकता है. But by and large, I think Indian companies are in very good shape, and I don't think that there's much of a problem in terms of their corporate profits. Valuations भी थोड़े अच्छे level पे आ चुके हैं. There is some amount of margin of safety as well. So I think if an investor is sitting on the sidelines और आपके पास कैश है पोर्टफोलियो में या फिर आपकी सेविंग्स की कैश फ्लो आ रही है, तो दीज आर ग्रेट टाइम्स टू इन्वेस्ट इन द मार्केट. आप ग्रेजुअली इन्वेस्ट कर सकते हो इन बैंक्स, ऑटो, एज आई सेड, NBFC स्टॉक्स है, और जो कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स है, यू कैन इन्वेस्ट ओवर देयर.
the only sector to avoid would be the commodities. विपिन जी, अभी आप एनबीएफसीज का जब जिक्र कर रहे थे, आपने बैंक्स का भी जिक्र किया, लेट्स टॉक अबाउट एनबीएफसीज इन आइसोलेशन। एक तो ये रेट साइकिल जो रिवर्स हुआ, आई मीन फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, आई मीन आपकी ईएमआई सब्सटेंशियल अगर आप देखें ऊपर चली गई, स्पेशली आई मीन हाउसिंग लोन्स रेट्स काफ़ी ऊपर हुए। और दूसरी बात ये जो एमएनएम फाइनेंशियल वाला इंसिडेंट हुआ था, जिसमें आपको थर्ड पार्टी रिकवरी को लेकर अगर आप देखें आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया, इट वॉज आई मीन केस इन आइसोलेशन, बट इसका स्प्रेड हमने सारे एनबीएफसीज में अगर आप देखें देखा, और रिकवरीज को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगेगा अब, या फिर इटसेल्फ जो एमएनएम फाइनेंशियल्स का स्टेटमेंट था, उसके मद्देनज़र एनबीएफसीज पर आपका व्यू क्या है सर? और क्या अगर मुझे एनबीएफसीज में रहना है तो क्या मैं सिर्फ अपने आप को क्रीमी लेयर तक सीमित रखूं, B2 तक? आपका व्यू? बिल्कुल, आई थिंक वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू एनबीएफसीज, क्योंकि आईएलएफएस क्राइसिस में जिस हिसाब से एनबीएफसीज को प्रॉब्लम्स आए थे एंड द वैल्यू डिस्ट्रक्शन व्हिच टुक प्लेस, दैट इज स्टिल क्वाइट फ्रेश इन माय मेमोरी. सो गो फॉर द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप companies which have stood the test of time and which have managed the crisis pretty much well. The likes of Bajaj Finance, Cholamandalam, I think have done very well. So I think you can stick to the quality stocks over there. और आपने एक बात ये भी कही कि इंटरेस्ट रेट की वजह से, बढ़ने की वजह से EMIs बढ़ रहे हैं. That is definitely true. पर अगर आप देखेंगे तो salary increments on an average in India in the last few months have been around 10.7%. तो income भी बढ़ रही है, and of course part of it is going towards higher EMIs. But on the whole, आज की तारीख में I don't think there is so much of a stress, at least on the urban households. Yes, rural spending थोड़ा weak है, and they have been hit hard by the pandemic. And जो monsoon भी इस time आया है, I think it has been uneven and slowly slightly erratic. और कुछ ऐसे क्षेत्र है, कुछ ऐसे क्रॉप्स है जहाँ पर थोड़ा शॉर्टफॉल आया है, जिसकी वजह से आई थिंक देयर बी सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑन रूरल स्पेंडिंग. पर अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज और गवर्नमेंट का स्पेंडिंग स्ट्रांग रहता है, तो आई थिंक रूरल डिमांड आल्सो शुड कम बैक प्रीटी मच टू इट्स अर्लियर लेवल्स आल्सो. So I don't think that one needs to be a bit too perturbed about it. But as I said, when it comes to banks and NBFCs, we should be very selective. But it is a very high growth sector. और उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी पिकअप हो रही है, तो उसकी वजह से लोन ग्रोथ बढ़ रही है. लोन ग्रोथ बढ़ती है तो फी इनकम बढ़ती है, और नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ जाता है बैंक्स एनबीएफसीज का. और अभी हाल ही में सभी बैंक्स एनबीएफसीज ने काफी हद तक जो उनके एनपीएज है उनमें ज्यादातर प्रोविजन कर दिया है. सो क्रेडिट कॉस्ट यानी कि एनपीए की प्रोविजनिंग रहेगी, वो भी काफी हद तक कंटेन या बहुत कम रहेगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स अच्छे दिखेंगे. So these are good times, I would say, for the entire lending industry, banks and NBFCs. And वैसे भी इनका weightage Sensex Nifty में ज़्यादा है, तो I would suggest at least 30 to 40% weightage in bank NBFCs in one's portfolio. ओके, देखिए अब एनबीएफसीज की बात हो गई, मेटल्स की बात करते हैं. जरा प्लीज निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइएगा. इट्स 5623. और दीपन जी, अगर CY20 में अगर आपने मेटल साइकिल ठीक टाइम पे पकड़ी हो, किसी भी अगर आप देखें इन्वेस्टर ने, जब ये इंडेक्स करीब 2500 पे था, तो वो आज भी हैंडसम पैसा बना के बैठा हुआ है. बीच में एक टर्बुलेंस थी मई जून में ड्यूरिंग द वॉर्स टाइम, बट फिर एक रिकवरी मेटल्स में आई. अब एग्जैक्टली जो पिछले 3 दिन में मेटल्स में हुआ, नोवेलिस्ट ने अगर आप देखें और उसके क्लाइंट्स ने अगर आप देखें, बॉल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो टेक आया, उसके बाद जो डैमेज हुआ, प्राइस डैमेज, आप चाहते हैं, आप यूएस इकोनॉमी में आप एक धीमापन चाहते हैं, आप रेट हाइक कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या मेटल्स में बने रहना समझदारी होगी? आपका व्यू क्या कहता है? और आप हैंडसम पैसा बना के बैठे हैं, तो क्या ये एक सही वक्त है अलविदा कहने का इस साइकिल को? देखिए, वो कहना मुश्किल है, क्योंकि काफी हद तक वहां पर भी करेक्शन देखी है हमने. और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5, 10, 20, 25 साल खरीद होल्डिंग पीरियड है, तो डेफिनेटली मेटल्स में डू वेल. मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आप ये जानते हैं कि कभी मेटल्स में एंटर होना चाहिए और कभी आपको निकल जाना चाहिए, आपको ऐसी कुछ खास नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है अबाउट द मेटल सेक्टर, देन सर्टेनली यू कैन इन्वेस्ट एंड ट्रेड. लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स आर क्लूलेस अबाउट द साइकिल्स इन द मेटल इंडस्ट्री. कभी चालू होती है, कभी समाप्त होती है, और उनमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, कौन से इतने सारे वेरिएबल्स है. तो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये काफी सिंपल दिखती है, बट एक्चुअली जिस हिसाब से प्राइस मूवमेंट आता है ना वहां पर, तो इसमें पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है.
और कई सालों से हमने देखा है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कि metals really have not done very well. So I would say that if you're invested in metals, maybe the time to sell is gone, but I wouldn't like to advocate fresh investment at these levels. देखिए इन्फ्लेशन पर एक पूरा माने ह्यूज फाइट हैज बीन क्रिएटेड ऑन इन्फ्लेशन. इसकी वजह से कमोडिटीज पर डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट आना चाहिए. चाइना में स्लो डाउन है, यूरोप इज इन क्राइसिस, यूएस में रिसेशन की फियर्स है. व्हेन एंटायर ग्लोब इज गोइंग थ्रू अ स्लो डाउन एंड डिमांड रिसेशन, हाउ कैन कमोडिटीज डू वेल? पॉइंट है. दीपन, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ. आपने फेस्टिव सीजन की बात की और इस समय जो ई कॉमर्स सेल्स चल रही हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट की हो या फिर अमेजोन की, कल हम डेटा पॉइंट शेयर कर रहे थे कि सैमसंग अलोन से 1000 करोड़ की बिक्री उन्होंने इन ई कॉमर्स सेल्स में की है. रफली सेल्स आर अप अबाउट 1.3 टाइम्स लास्ट ईयर. 24,000 करोड़ प्लस की सेल्स पहले 4 दिनों में. इस तरह के हाल में फिर क्या आप डिलीवरी जैसे ट्रेड पर बेट करेंगे क्या? क्योंकि आप इन न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स को थोड़ा बहुत स्टडी करते आए हैं. क्या ये एक सिग्नल है डिलीवरी के बिजनेस के लिए भी अच्छी खासी ग्रोथ बढ़ने का, क्योंकि वो तो बैकबोन है लॉजिस्टिक्स? यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक डिलीवरी. जी दीपन, डिलीवरी. ओके, या सी डेफिनेटली आई थिंक अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर एक स्टॉक खरीदना है, डेफिनेटली डिलीवरी विल मीट दैट क्राइटेरिया. पर डिलीवरी के जो नतीजे आए हैं ना पिछले एक तिमाही में, वो इतने खास अच्छे नहीं थे. और उन्होंने क्या है कि काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उनका पूरा सेटअप है, ओवरहेड कॉस्ट है, वो लेके बैठ चुके हैं, बट वॉल्यूम्स हैव नॉट बीन कमेंसुरेट. तो जब तक कुछ हद तक प्रॉफिट्स नहीं दिखते हैं कंपनी में, आई वुड जस्ट लाइक टू वेट एंड वॉच. और जैसे मैंने कहा, आई थिंक देयर आर सो मेनी अदर इंटरेस्टिंग सेक्टर्स टू लुक एट व्हिच आर सॉलिड इन प्रॉफिट, व्हिच हैव गॉट गुड अर्निंग विजिबिलिटी. देखिए, वी कैन टॉक अबाउट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑल्सो, डिफेंस सेक्टर. वहां पर इतनी ज्यादा ऑर्डर बुक है, इतनी फैंटास्टिक ऑर्डर बुक है कि अगले 3-4 साल तक कोई इशू नहीं है अर्निंग विजिबिलिटी के लिए. So investors should go for solid companies where there is good earnings visibility, good quality of balance sheet, and actually there should be no controversy over their fundamentals. So this is the best time to invest in quality businesses, and I think keep stocks like Delivery on the horizon. But I wouldn't want to buy that stock at this point of time. Let's just wait and watch how it actually evolves over time. तो दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे और स्टॉक्स पे अपनी राय रखी. आपने बहुत बहुत शुक्रिया.